नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यूनिस फाइल्स नंबर 3 में आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में बांग्लादेश में क्या चल रहा है और इसका आगे जाकर भारत पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तारिक रहमान जब ढाका पहुंचे हैं तो उनको बख्तरबंद गाड़ी जैसी सहूलियत दी गई, प्रोटेक्शन दिया गया और मोहम्मद यूनिस ने उनका स्वागत किया। शेख हसीना ने अगर एक गलती कर दी पिछले 16-17 सालों में तो वो ये कि उन्होंने अपने किसी भी विपक्षी पार्टी को, जो कि किसी तरह से नेशनलिस्ट हो और बांग्लादेश परस्त हो, ऐसी पार्टी को जगह नहीं दी, उसको वहाँ बनने नहीं दिया। ज़ियाउर रहमान के पुत्र तारिक रहमान खालिदा ज़िया के बेटे हैं और जब 2006-07 में ये बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे और अपने ऊपर का जैसे कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल उन्होंने करवा लिया था, तब इन पर कई सारे गहन आरोप थे। उसमें से एक आरोप था तारिक रहमान पर कि इन्होंने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट भारत के अंदर इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के लिए वेपन्स की सप्लाई करवाई थी। तो आप समझ रहे हैं तारिक रहमान का उस वक्त भारत के खिलाफ किस तरीके का रुझान था और उनकी मंशा क्या थी। ये वही तारिक रहमान है जिससे कि 18 अगस्त 2004 में यूके का दौरा करते वक्त, ये 2024 में यूके का दौरा करते वक्त मोहम्मद यूनुस जाकर मिले और तारिक रहमान को मनाया कि वो बांग्लादेश वापस आ जाएं। ये वही तारिक रहमान है जिसने कहा कि जमात, अंसारुल्लाह बांग्ला और ये जितने ग्रुप्स हैं और जितने रजाकर हैं और मैं हूँ, हम सब ब्लड ब्रदर्स हैं। ये बात भी उन्होंने 2006-07 के समय में कही है। तो आप समझ सकते हैं कि तारिक रहमान का ओरिएंटेशन कैसा होगा। क्या वो भारत के हितैषी होंगे? अभी तक तो लग रहा है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने टच डाउन किया तो उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। वरना अगर देखें तो बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, काफ़ी उग्र, जैसे भारत में शिवसेना है या फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में बजरंग दल देखें तो इनको थोड़ा सा उग्र माना जाता है। आवाज़ शोर करते हैं, हल्ला करते हैं और अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो ये उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स, सड़क पर जो इस तरह की पॉलिटिक्स है, बीएनपी ऐसी पॉलिटिक्स करते थी। लेकिन तारिक रहमान ने बड़े ही शांत स्वभाव से, जैसे कि एकदम साधु होकर के 2.0 वर्जन जो अपलोडेड इम्प्रूव्ड वर्जन है बीएनपी का, वैसा प्रस्तुत किया अपने आप को। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ ढकोसला है, जो भेड़िया है वो अंदर है और वो भेड़िया निकल कर आएगा जिस दिन तारिक रहमान सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अब क्या वो अवामी लीग को जगह देंगे? जो गलती शेख हसीना ने की, क्या वो गलती वो खुद करेंगे? क्योंकि अगर शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक सकती है जमात और ये जिहादी, तो तारिक रहमान को तो प्यादे की तरह प्रयोग कर कर उसको फिर डस्टबिन में डाल सकते हैं कल ही। तो ये तैयारी तारिक रहमान को करनी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक डाइवर्स कल्चर है और हर कोई वहाँ साथ रह सकता है। अब जिस दिन तारिक रहमान वहाँ आता है उस दिन अमृत मंडल नाम के एक व्यक्ति को मार मार कर, लिंच कर उसको मार दिया जाता है। फिर बांग्लादेशी मीडिया और पुलिस ये कहती है, अरे ये तो एक्सटॉर्शनिस्ट था, गुंडा था, मवाली था, इसके खिलाफ 2 मर्डर केसेस थे और ये किसी से पैसे ऐंठने के लिए गया था जब इसको पकड़ा गया। अगर पैसे ऐंठने के लिए भी गया था, चलिए मान लीजिए साहब आप कह रहे हैं कि गुंडा था, मवाली था, लेकिन इसको पकड़ करके वहाँ के मुसलमानों ने क्यों धरकर लिंच कर दिया, क्यों पुलिस के हवाले नहीं किया, क्यों मार मार कर उसको मार दिया? ये दर्शाता है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो तत्व वहाँ उग्र हैं, वो तत्व ऐसे हैं जो कट्टरपंथ की राह पकड़े हैं। अधिकांश बांग्लादेशी ऐसे नहीं हैं। बांग्लादेश ने कट्टरपंथ को रिजेक्ट कर कर मॉडरेट इस्लाम को चुना था, जहाँ पर कल्चर पर एम्फोसिस हो और हर कोई शांति से रह सके, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो। हाँ, बांग्लादेश के 64 ज़िलों में से कम 14 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हिंदू प्रताड़ित होते हैं, कम से कम 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ क्रिश्चियन प्रताड़ित होते हैं और कम से कम 3 या 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से बुद्ध को भागना पड़ा या बौद्ध परंपरा को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वालों को भागना पड़ा। तो जो चकमास नागालैंड में भाग के आए हैं और नॉर्थ ईस्ट में भाग के आए हैं, वो
बर्मा और बांग्लादेश से ही भाग के आए हैं। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको कि फिर से जगाने का काम तारिक रहमान की अगुवाई में और यूनिस की नज़र में और यूनिस की सरपरस्ती में ये हो सकता है। एक और आंकड़ा मैं आपको अभी गिनाना चाहूँगा कि मोहम्मद यूनुस के अंडर पिछले 18 महीनों में हिंदुओं का किस तरह से धीरे धीरे नरसंहार हो रहा है, वहाँ एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। चट्टोग्राम में एक पूरे गांव को आग लगा दी गई। एक महिला का पिक्चर वायरल हो रहा है, एक अम्मा है जो खड़ी होकर बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि उसका पूरा घर जला दिया गया। एक परिवार था 8 लोगों का जिनको कि दरवाज़ा बंद करके घर को आग लगा दी गई। वो पीछे का दरवाज़ा और टीन के अपनी दीवारों को तोड़ करके भाग करके फिर बच करके भागे, वरना वो भी उसके अंदर जिंदा जला दिए जाते। तो ये बांग्लादेश में चल रहा है और मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं ऑल इज वेल। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जिहादी तत्व वहाँ पहुँच गए हैं। अब ये जिहादी तत्व जमात से जुड़े हैं। एक और बात आपको बांग्लादेश में बता दूं, जैसे कहते हैं ना कि सत्ता तो तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा है, ये बांग्लादेश में बिल्कुल एप्लीकेबल है कि सत्ता पे चाहे कोई भी काबिज हो, वो बिजनेस, वो मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जमात सारे इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करता है। आपको बता दूं 64 डिस्ट्रिक्ट्स में से कम 51 से 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां का एसपी या जहां की पुलिस जमात से जुड़ी हुई। कम से कम 48 से ऊपर ऐसी जगह हैं जहां के आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, वो तो आप मान लीजिए लगभग 64 में से 45-46 ऐसे हैं जहां के एसपी, कलेक्टर और जो कि स्थानीय जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि स्थानीय प्रशासन चलाते हैं, वो सब जमात से जुड़े हुए हैं। तो कंट्रोल पूरा सिस्टम का जमात के पास है। तो कौन कहां पे लूट रहा है, मार रहा है, पकड़ रहा है, किसको धरा जा रहा है, किसको नहीं धरा जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कनेक्टेड है। जमात बांग्लादेश की जमात से कनेक्टेड है। और ये जमात आदर्श किसको मानती है? मौलाना मौदूदी वाला द्वारा लाहौर में स्थापित जमातुल उलेमा इस्लामिया। तो ये जो पाकिस्तान में बेस्ड जमात है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। और इनका जब 71 में विभाजन हुआ, लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई, तब से इनके पास एक स्टेटेड ड्रीम है कि 50 साल भी लग जाएंगे लेकिन बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनाएंगे। अब मैं कुछ आपको आंकड़े गिनाता हूं। इन आंकड़ों में पिछले 22 दिनों में 12 हिंदू मारे जा चुके हैं। अब ये एक सिस्टम के तौर पे हो रहा है, वरना ऐसा होना बिल्कुल आम नहीं है बांग्लादेश में। 1 दिसंबर को दिलीप बर्मन मरता है, 3 दिसंबर को प्रांतोष कर्मोकर मरता है, 6 दिसंबर को उत्पल सरकार मरता है, 7 दिसंबर को जोगेश चंद्र रॉय और सुबर्णा रॉय मरते हैं, 12 दिसंबर को शांतोदास मरता है, 15 दिसंबर को रिपन कुमार सरकार को मार दिया जाता है, 16 दिसंबर को प्रताप स्वाधीन और पोलाश चंद्रा को मार दिया जाता है, और 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को मारा जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा 25 दिसंबर अगर इस आंकड़े को भी जोड़ लें तो अमृत मंडल को भी मार दिया जाता है। ये एक सुनिश्चित तरीके से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और मोहम्मद यूनुस इसकी इजाज़त दे रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस क्यों इजाज़त दे रहे हैं ये भी जल्दी से मैं आपको बता दूं। वो इसलिए इसकी इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि जब तक वो जमात की बात मानेंगे, जब तक इन जिहादी तत्वों को वो जगह देंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा और उनकी ग्रामीण टेलीकॉम और ग्रामीण कंपनी जो ग्रामीण बैंक है उस पर कोई हाथ नहीं धरेगा। और उनका जो पैसा है, उनका जो व्यापार है, जो बांग्लादेश से पूरे विश्व में फैला है, वो वैसे का वैसा बचा रहेगा। इस पूरे गेम की जड़ और या इसके पीछे जो विदेशी हाथ है वो CIA है। और ये CIA इसीलिए चाहती है क्योंकि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं अपना तंत्र बनाना चाहती है ताकि आगे जाकर कर चीन और भारत पर अमेरिका नज़र रख सके और बे ऑफ बंगाल के अंदर आगे जाकर किसी तरह से वो अपना एक बेस बना सके। अमेरिका की नज़र सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे है और आगे जाकर अगले 4-5 सालों में जैसे जैसे बांग्लादेश का इस्लामीकरण और कट्टरपंथी वहाँ पर बढ़ जाएगी और जैसे जैसे जमात और काबिज हो जाएगी, आप देखिएगा कहीं ना कहीं बांग्लादेश के 3 या 4 टुकड़े होंगे। एक टुकड़े में 4-5 ज़िलों में हिंदुओं को बसा दिया जाएगा, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा जिसको कि क्रिश्चियन राष्ट्र होगा और बाकी जो है अपने आप को ग्रेटर बांग्लादेश और ग्रेटर कोलकाता की नज़र से ये इस्लामिक कट्टरपंथ भारत की तरफ, भारत की सरजमीन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। कई लोगों का कहना है कि अगले 8-10 साल में ये हो सकता है। आगे जाकर के क्या बांग्लादेश की जनता
वापस से कंट्रोल लेती है, क्या वहाँ पर लोकतंत्र वापस आता है कि नहीं, देखने वाली बात है। बट फिलहाल जिहादी यूनुस और जमाती, इनके कंट्रोल में बांग्लादेश दिख रहा है।